घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की। जी हां, किसानों की, जो लंबे समय से आंदोलित हैं, अड़े हुए हैं अपनी इस मांग पर कि सरकार तीनों कानून जो सरकार लेकर आई उन्हें निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को एक कानूनी जामा पहनाया जाए। और आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल 5 जून है और जिन लोगों को याद नहीं उनको याद दिला दें, पिछले साल 5 जून को ही इन तीनों कानूनों को, दरअसल उस वक्त कानून नहीं, ये अध्यादेश के तौर पर पारित किए गए थे। अध्यादेश लाया गया था, फिर सितंबर के महीने में कानून बने। तो दरअसल कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून तो 5 जून को पिछले साल ही बन गए थे। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा है, 40 किसान संगठनों का ये जो मोर्चा है, वो कल संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने जा रहा है। और संपूर्ण क्रांति दिवस के मायने क्या? किसान बीजेपी के जहां जहां सांसद हैं, विधायक हैं, उनके घर पर इन कृषि कानूनों की प्रतियां, इनकी कॉपियां जलाएंगे, डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस प्रदर्शन के मायने क्या हैं, यह भी आपको समझना होगा। अभी 9 दिन पहले 26 मई को काला दिवस मनाया था किसान आंदोलनकारियों ने, किसान नेताओं ने। 26 मई को इस आंदोलन की शुरुआत हुए 6 महीने पूरे हुए थे। उसी दिन मोदी सरकार के 7 साल भी पूरे हुए थे। तो काला दिवस मनाया गया और तब मैंने राकेश टिकैत से यही सवाल पूछा था कि क्या आंदोलन कमजोर हो रहा है? क्या ये धीरे धीरे छिटक रहा है, तितर बितर हो रहा है? तो आप मौके तलाश रहे हैं फिर से एकजुटता कायम करने के लिए। यही सवाल आज भी लागू होता है। और अब सरकारें यह भी दावा करने लगी हैं, और सरकारें जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, खास मैं कोट करना चाहूंगा हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार के जो पुलिस प्रमुख हैं, जो डीजीपी हैं, मनोज यादव, वो कह रहे हैं कि देखिए, अब आंदोलन में दम नहीं रहा। आंदोलनकारियों की जो तादाद है, सिंघू और टीकरी बॉर्डर, मैं गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र नहीं कर रहा हूं या शाजापुर बॉर्डर का जिक्र भी नहीं कर रहा हूं, टीकरी और कुंडली बॉर्डर, दिल्ली और हरियाणा के जो बॉर्डर जहां पर किसानों को रोका गया था, कि वहां पर प्रदर्शनकारियों की तादाद 2/3 घट गई है। यह मनोज यादव दावा कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में 2/3 घटत हो गई है प्रदर्शनकारियों की। वो कहते हैं कि फरवरी में इन दोनों बॉर्डर्स पर 80,000 किसान मौजूद थे। कम से कम अब सरकार यह मान रही है कि हां 80,000 किसान थे। पहले मुट्ठी भर कहा जा रहा था। अब वो कहते हैं कि मई में तो टीकरी बॉर्डर पर 16,000 किसान बचे, सिंघू बॉर्डर पर 9-10 हजार किसान हैं, तो 25-26 हजार किसान बचे हैं। अब किसान थक गए हैं। जबकि किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपने खेतों में वापस गए थे क्योंकि उन्हें गेहूं की फसल काटनी थी। यह थोड़ा विराम दिया गया था आंदोलन को। विराम इसलिए भी क्योंकि बहुतेरे सवाल उठ रहे थे और दूसरी लहर का, कोरोना की दूसरी लहर का कहर भी बरपा। और इस बार कोरोना गांव देहात में भी पहुंचा, तो एहतियात बरती जा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि देखिए, किसान बड़ी तादाद में आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं, और दूसरी तरफ अब यह दावा कर रही है कि देखिए, जब हमने एहतियात बरती, हमने लोगों से कहा कि आंदोलन में अभी ना आइए,
सांकेतिक प्रदर्शन कीजिए, जैसा कि 26 मई को किया गया। एक जगह ज्यादा तादाद में किसान प्रदर्शनकारी इकट्ठा ना हो तो फिर कहा जाता है कि जी हम थक गए, हम तितर बितर हो गए। लेकिन इन सब के बीच जो मूल सवाल है वो अभी जस का तस है। 1 साल हो गए दरअसल कानूनों को लागू हुए, पर यह कानून दरअसल लागू भी नहीं है। यह मैंने आपको 9 दिन पहले बताया था, 26 मई को जब मैंने कार्यक्रम किया। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी थी। तो कानून फिलहाल लागू नहीं है, पर कानून है, आंदोलन भी चल रहा है। कानून इसलिए लाए गए कि इससे किसानों का भला होगा, पर वो कानून लागू नहीं हो रहे हैं और बातचीत नहीं हो रही है। 132 दिन हो गए हैं। 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी, 12 दौर बातचीत, कई जगह 11 दौर कहा जाता है। मैं अमित शाह के साथ 8 दिसंबर को जो अनौपचारिक बातचीत हुई उसे भी बातचीत का दौर मानता हूं, तो इसलिए 12 दौर की बातचीत कहता हूं। तो 22 जनवरी से आज 4 जून तक कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू, कोई फोन कॉल नहीं हुआ है किसानों और सरकार के बीच। और फोन कॉल की बात इसलिए क्योंकि 30 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यार अरे समस्या क्या है, एक फोन कॉल की दूरी तो है, इस दूरी को हम पाट लेंगे। लेकिन वो घंटी अभी तक नहीं बजी, वो नंबर अभी तक नहीं घुमाए गए हैं। तो ऐसे में क्या बातचीत होगी, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। किसानों का भला कैसे होगा? सरकार का अपना रुख है, किसानों का अपना रुख है। एमएसपी पर तमाम दावे किए गए। अब भी सरकार कह रही है कि गेहूं इस बार रिकॉर्ड खरीदी हुई, 17% ज्यादा खरीदी की गई। पिछले साल के मुकाबले 382 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, ज्यादा हरियाणा और पंजाब में खरीदा गया। पिछले साल 342 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लेकिन सवाल अब भी यह है कि यह गेहूं क्या इसलिए खरीदा गया कि सरकार ने फिर से 80 करोड़ जो हमारी आबादी है उन्हें 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल पहले दी जा रही थी, अब दाल तो नहीं दी जा रही है, ये गरीबों को देने का वादा किया है। तो गेहूं चाहिए, लेकिन एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो 23 फसलों पर लागू होता है। उन फसलों पर क्या एमएसपी मिला? और गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी भी हुई, तो सारा गेहूं क्या एमएसपी पर खरीदा गया? दालों के आयात को 3 साल बाद फिर से इजाजत दे दी गई है, क्योंकि दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन किसानों को वो दाम मिल रहा है क्या? यही कहा गया था कि बाजार को तय करने दो, कारोबारी खरीदेंगे। एमएसपी पर ही बाध्य क्यों हो किसान खरीदने के लिए? अच्छा दाम मिलता है तो वो अच्छा दाम क्यों ना मिले उसे? लेकिन वो दाम मिल रहा है क्या? जिन्होंने दाल भी खरीदी आज वो भयभीत घूम रहे हैं कि कालाबाजारी का आरोप ना लग जाए, जबकि एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट में बदलाव किया गया था। इन 3 कानूनों में से एक कानून में बदलाव किया गया था कि आप जितनी खरीदी करना चाहें खरीदी कर सकते हैं। और गेहूं तो चलिए 975 रुपए प्रति क्विंटल यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो पूरा नहीं खरीदा गया। मक्का जो 1850 रुपए थी वो तो 800 रुपए पर बिकी। उड़द, मसूर, मूंग, सरसों, कपास, इन तमाम फसलों के डेटा सरकार तय करने को या बताने को या सार्वजनिक करने को तैयार क्यों नहीं है? कितनी खरीदी हुई? और यहां पर कहीं ना कहीं राजनीति भी आड़े आती है कि यह तो विपक्ष का एजेंडा चलाया जा रहा है। अभी 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, किसानों ने भी बीजेपी को हराने की ठानी है। राजनीतिक एजेंडा तो किसान भी चला रहे हैं, लेकिन अभी जो यह विराम लगा है, क्या इससे आंदोलन शांत हो जाएगा या फिर से सांसें भर रहा है? क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते, अगले साल उत्तर प्रदेश
जो राजनीतिक लिहाज से देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम राज्य है, वहां चुनाव होने वाले हैं। और अभी पंचायत जो चुनाव हुए, बीजेपी को मुकम्मल नतीजे नहीं मिले, तभी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष 2 दिन तक लखनऊ में थे। बहुत अटकलों का बाजार भी गर्म हुआ। 70-75 मंत्रियों नेताओं से बातचीत की गई। इसके साथ साथ पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव है। तो जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा था, ये तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। अब राजनीतिक लड़ाई भी होगी क्या? राजनीतिक नफा नुकसान भी अब क्या आंका जाएगा, या टेक इट और लीव इट जो सरकार कह रही है? और किसान जिस बात पर अड़े हुए हैं, माई वे, आर वे और द हाईवे, उसी के इर्द गिर्द बात अटकती रहेगी। और यह 2/3 आबादी का सवाल है। इसका हल तो कुछ निकलना चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान थक गए हैं या सांस ले रहे? वो अपनी सांस लेते हैं ना, थोड़ा सा रिक्यूपरेट करते हैं कि अगला आंदोलन और बड़ा करें। और किसानों और सरकार में बातचीत होगी भी, यह सबसे अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं, किसानी को समझते हैं, गुरु प्रकाश। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मेरे साथ हैं, ये भी किसानी को समझते हैं। अहम घटक है मोदी सरकार की एलजेपी, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं। और 2 किसान नेता, दोनों युवा चेहरा हैं, धर्मेंद्र मलिक और अभिमन्यु कोहाड़। और इस बीच राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि किसान बॉर्डर से हट जाएं, हमें जींद ले जाने की, जींद तक सीमित करने की। हरियाणा में जींद नाम का एक जिला है, बहुत से लोग जिंद कहते हैं, जिंद नहीं जींद है, कि वहां पर हमें सीमित करना चाहते हैं। और हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं अभिमन्यु कोहाड़। तो अभिमन्यु, क्या किसान थक गए हैं? मनोज यादव कह रहे हैं 2/3 प्रदर्शनकारियों की तादाद में कमी आ गई है टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर। संदीप जी, किसान ना तो थके हैं, ना दबे हैं, ना डरे हैं, और ना आगे कभी झुकेंगे। किसान सिर्फ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आप राकेश टिकैत जी की जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो एक हकीकत है। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से मिलजुल के एक साजिश रच रही है, और इनकी साजिश ये है कि हरियाणा में जगह जगह पे बीजेपी, जेजेपी और इनके अन्य लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और हमारे किसानों को उकसा रहे हैं, हमारे किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटके हरियाणा में अन्य जगहों पे केंद्रित हो जाए। आपके नेता भी तो शामिल हैं। एक मिनट अभिमन्यु, उसमें आपके नेता भी तो शामिल हैं। गुरनाम सिंह चडूणी टोहाना के विधायक बबली के घर के घेराव करने की बात करते हैं। वो पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं से सार्वजनिक मुलाकात करते भी दिखाई दिए, आपने सस्पेंड भी किया था। आपके संगठन में भी तो एका कहां दिख रही है? अलग अलग सुर और स्वर सुनाई दे रहे हैं। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, देखिए, हमारा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और ये आंदोलन पूरे तरीके से एकजुट है। नौजवान और सीनियर लीडरशिप बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। मैं आपने जो पॉइंट उठाया मैं उस पर भी आऊंगा। पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं, ये इनका एक गेम प्लान है। पहले इन्होंने हिसार में ये किया, अब इन्होंने टोहाना में ये करने का प्रयास किया। टोहाना में जो घटना हुई उसमें जेजेपी के एक चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक ने किसानों को मां बहन की गालियां दी हैं। क्या ये मतलब सही समाज में इस तरीके का व्यवहार करते हैं चुने हुए प्रतिनिधि? सवाल ये है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा था, वो ये कहा था, भाई देवेंद्र पबली जिन्होंने ऐसे अपशब्द कहे हैं, वो किसान समाज से माफी मांगे, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए, इसमें एक समझने की बात यह है, सरकार की इन सारी साजिशों को नाकाम करते हुए, अभी मैं हरियाणा की बात करूं, अभी हरियाणा में कुछ दिन पहले करनाल जिले से हजारों गाड़ियों का जत्था आया था। 6 तारीख को हजारों गाड़ियों का जत्था फतेहाबाद और अंबाला जिले से आ रहा है। सिंघू बॉर्डर तो नहीं पहुंचा क्या? उसमें से एक चौथाई तादाद पहुंची, जितने लोग करनाल से चले। नहीं संदीप जी, बिल्कुल पहुंचा है। और 8 तारीख को
जो गोहाना है, खरकौदा है, जो सोनीपत के लगते हुए एरिया है, वहां से कम 5,000 मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का जत्था आएगा और ये एक हफ्ते तक वहीं पर रहेंगे। हमारी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर टेंट में जहां फसल कटाई के समय आदमी कम हो गए थे, 4-5 आदमी रह गए थे, अब उन टेंटों में दोबारा से 15 से 20 आदमी हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ 24 के ही एक जो आपके रिपोर्टर हैं, उन्होंने सिंगू बॉर्डर से कवर किया था। उस समय भी एक टेंट में कम से कम 20 से 25 आदमी बैठे थे। और इस आंदोलन की मैं सबसे खास बात ये बताऊं संदीप जी, कि इस आंदोलन ने जो 6 महीने तक चला है, इसने बीजेपी आरएसएस का असली चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने ला दिया है। इस आंदोलन से पहले ये बीजेपी वाले कहते थे कि सबसे बड़े देशभक्त ये हैं, सबसे बड़ी समाज की सेवा ये करते हैं, लेकिन इनका किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, भाईचारा विरोधी चेहरा आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। और यही कारण है कि बंगाल में इनको मुंह की खानी पड़ी, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी। और इस आंदोलन ने एक चीज और साबित कर दी, कहने को तो हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमारे इस सबसे बड़े लोकतंत्र में देश के किसान, 80 करोड़ किसानों जिन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक कॉल दूर है। अभी कुछ दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र लिखा। वो पत्र हमने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऊपर ही आरोप लगाने लग गए थे कि भाई किसान बात नहीं करना चाहते। हमने बड़े दिल से, खुले मन से पत्र लिखा कि भाई आप बातचीत शुरू कीजिए। उस बातचीत का क्या हुआ? अब तक कोई जवाब नहीं आया। तो ये दिखाती है कि बस हमारा मुल्क अब कहने के लिए लोकतंत्र बच गया है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम तो आप भी तो कनपट्टी पर बंदूक रखते हैं ना, योर वे और द हाईवे वाला काम आप कर रहे हैं कि नहीं जी तीनों कानून निरस्त करो। कानूनों के तो लागू होने पर भी इस वक्त रोक लगी हुई है ना, तो बातचीत क्यों नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी हुई है संदीप जी। ग्राउंड पे सारे उनके इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं। मैंने आपके पिछले शो में भी बताया था किस तरीके से हरियाणा में मंडियां बंद कर दी गई, कुछ मंडियां, और कैसे किसानों पे ये दबाव डाला गया कि आप साइलोज में ही गेहूं लेके जाइए। तो उन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है और ये कानून किसानों के लिए मौत के फरमान है। हम कई बार ये चीज कह चुके हैं कि मंडियां खत्म हो गई तो किसान पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे, जैसे बिहार में हुआ, जैसे अभी मध्य प्रदेश का पिछले 8 महीने का आंकड़ा आया। और एमएसपी गारंटी कानून तो वो चीज है जो हम एक न्यूनतम चीज मांग रहे हैं। ये पूरे देश को समझना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम न्यूनतम चीज मांग रहे हैं। हम न्यूनतम चीज की गारंटी मांग रहे हैं कि भाई कम से कम इतना तो हमें दे दो। वो भी नहीं दे रहे हैं। उसकी गारंटी देने में भी इनको समस्या आ रही है। एक व्यापारी देगा तो एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो अधिकतम देगा, लेकिन यदि किसान न्यूनतम की गारंटी की मांग कर ले तो उस पर भी सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं है। और देखिए अब तो इस आंदोलन में एक अंतिम बात ये कह रहा हूं संदीप जी, अब इस आंदोलन में किसानों के साथ साथ मजदूर भी बड़े पैमाने पर जुड़ गए हैं, क्योंकि मजदूरों को भी ये समझ में आ गया है कि ये सरकार खुलेआम जो एफसीआई है उसको खत्म करने की साजिश रच रही है। पिछले 5-6 सालों में एफसीआई को एक भी पैसा बजट में आवंटित नहीं किया गया। वो तो 2015 की शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने साफ शब्दों में एफसीआई को डिसमेंटल यानी कि उसे खत्म करने की भरपूर पैरवी की थी और इसे आज तक किसी ने नकारा नहीं है। नहीं संदीप जी, देखिए हम ये शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पे ही हम सवाल उठा रहे हैं। ये कमेटी क्या कह रही है कि भाई देश को जितनी जरूरत है भंडार की, सरकार मात्र उसकी 20 से 25% प्रोक्यूरमेंट करे। भाई हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, जो समाज का स्ट्रक्चर है, वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे समझने की बात ये है कि आज जो सरकार के लोग कहते हैं अपनी छाती पीट के कि भाई हमने इतने दिनों तक इस लॉकडाउन में पूरे देश की जनता को ये फ्री में मुहैया कराया, ये कहां से आया है? ये जो किसानों ने अनाज के भंडार भरे हैं वहीं से तो आया है। कोई राजनीतिक तो आप भी तो जिद पर अड़े हुए हैं। धर्मेंद्र मलिक, एक मिनट अभिमन्यु। धर्मेंद्र मलिक, क्या आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है? तो 26 मई को काला दिवस मनाना पड़ता है, कल 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। जी देखिए चौधरी साहब, जान फूकने की कोशिश है फिर से। नहीं, मैं चौधरी साहब दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारे सामने आज की तारीख में एक समस्या है कि जिस तरह का मीडिया का व्यवहार और आचरण इस देश में है, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ जो कॉरपोरेट हाउस की तरह काम कर रहे हैं, मीडिया हाउस, अगर हम यहाँ पे भीड़ करते थे तो ये कहते थे कि देखिए किसान सुपर स्प्रेडर हैं, कोरोना फैला रहे। अभी 26 में किस तरह से हमको गालियां दी गई, मीडिया ने किस तरह से चीरहरण किया कि देखिए भीड़ कर दी और राकेश टिकैत सुपर स्प्रेडर हो गए कोरोना के और भीड़ आ गई, रैलियां निकाली। मैं कहना चाहता हूं कि 2 दिन में तो भीड़ हो जाती है और 2 दिन में खत्म हो जाती है, तो ये एक अलग अलग टेस्ट है।
लेकिन मैं आपको एक बात रियलिटी बताना चाहता हूं कि पहले पंजाब से में कोरोना का डर खत्म हुआ, उसके बाद हरियाणा में जो जिस तरह से आप संघर्ष देख रहे हैं, हरियाणा की सरकार ने तय कर लिया कि हरियाणा के आदमियों को आप बॉर्डर ना जाने तो यहीं उलझाए रखो। यूपी में थोड़ा सा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से जिस तरह से 8 दिन से किसान आना शुरू हुए और संगठनों ने रणनीति बनाई, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसान भी आना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि बहुत ज्यादा आरोप हम भी नहीं लगवाना चाहते थे कि भाई देखिए कोरोना काल में भी ये है वो है, और हमारे यहाँ कोई डेथ वेथ नहीं हुई, सबसे बड़ा भगवान का शुक्र है। देखिए अब हम इसको पर गांव देहात तक पहुंचा ना, कोरोना पहुंचा, आप भी जाबाज तो बन गए थे, बड़े दिलेर बन गए थे, किसानों को थोड़ा होता है कोरोना। देखिए जी, हम तो यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं और ठसम ठस लोग बैठे रहा करते, ना मास्क लगाते थे। ये भी एक हकीकत है धर्मेंद्र मलिक, इससे नकारा तो नहीं जा सकता। नहीं चौधरी साहब, देखिए कोरोना को जो महामारी बनाने का काम किया वो सरकार की जो फेलियर व्यवस्था थी उसने किया। ना किसी को ऑक्सीजन मिली, ना किसी को टैबलेट मिली। 8-10 दिन तक तो सरकार कहाँ है ये भी नहीं पता था गांव में किसी को। गांव में 20-20 मौतें, कहीं एक गांव ऐसा भी है आपके बागपत में जो है, जिस तरह से कोरोना सेंटर का हाल था, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, कोई टेस्टिंग नहीं थी, एक एक गांव में 25-30 लोग मारे गए, लेकिन सरकार के डाटा में आज तक उनका नाम नहीं है कहीं भी। तो जब आपके पास ये व्यवस्था होंगी, ठीक है कोरोना बीमारी है हम भी मानते हैं, लेकिन वो लोग जो किसान और किसानी से कोई मतलब नहीं, घर से बाहर नहीं निकले, वो भी इसकी चपेट में आए। पर समस्या का हल तो बातचीत से निकलेगा ना धर्मेंद्र मलिक, बातचीत का माहौल बनता दिख रहा है ना, आप मानने को तैयार जी, ना सरकार मानने को तैयार। चौधरी साहब, हम माने तो किस बात पे माने? जो सरकार ने एक बात लास्ट मीटिंग में कही, हमने कहा कि नहीं ये संभव नहीं है, उन बात को भी आज 1 साल हो जाएगा। अभी आपने 3 बार कहा कि कानून रुके हुए हैं। मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अपने मुजफ्फरनगर का उदाहरण देता हूं कि एक पैन कार्ड पे एक आदमी ने 1 लाख गुड़ के कट्टे खरीद रखे हैं, तो सरकार ने एक भी डी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन कानून पर रोक लगाई जाती है। कानून लागू है और उनका जो रिफ्लेक्शन है वो भी आ रहा है। बस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, फिर आपके पास समय भी कम है, कि जून में हम दिखाएंगे, जिस तरह से कह रहे कि देखिए ना हम थके हैं ना हम सांसें ले रहे, हम जिंदा भी हैं और खड़े भी हैं। ये हमने 26 तारीख में दिखाया। वो चौधरी साहब प्रतीक नहीं था, आंदोलन गांव गांव में जिंदा है और खड़ा है, इसलिए 26 तारीख का कार्यक्रम करके दिखाया। और इतनी मतलब मेरा ये मानना है कि आज तक गांव गांव में किसी सरकार के खिलाफ जितने काले झंडे लगे, आज तक देश के इतिहास में इतना बड़ा विरोध नहीं हुआ होगा। सरकार है चौधरी साहब, वो नहीं मानती तो हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो जब तक ये आंदोलन लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। और अभी बॉर्डर से भी कोई क्रांति नहीं आ रही, हम 1 जून में कार्यक्रम करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए बारिश का महीना है, आप बेहतर समझते हैं, आगे बारिश है, बहुत परेशान करेगी। हमारा जो असली अभियान शुरू होगा वो अगस्त की हमारी तैयारी है, और अगस्त में हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। ये अगस्त से शुरू होकर आपको वो सब चीजें देखने को मिलेंगी जो आवश्यकता है। तो मतलब गांधी से सीख रहे हैं क्या? गांधी की आंदोलन करने की स्ट्रैटेजी जो होती थी ना, बिपिन चंद्रा ने बड़ी एक मशहूर इतिहास की किताब लिखी है, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, की पहले आंदोलन करो, फिर थोड़ा सांस लो, फिर उसको और व्यापक करो। कुछ वैसा कर रहे हैं क्या? लेकिन गुरु प्रकाश, सवाल ये है, क्या सरकार किसानों को थकाना चाहती है, इस आंदोलन को थकाना चाहती है, या दरअसल समाधान निकालने पर सरकार गंभीर है? असल सवाल ये है। संदीप जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरता पूर्वक अपने दोनों भाइयों की बातों को सुन रहा था, मन्यू जी की भी और धर्मेंद्र जी की भी। मैं बिहार से लाइव हुआ हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, और संपूर्ण क्रांति की बात यहीं कही गई थी और कल उसकी वर्षगांठ है। और आंदोलन संदीप जी लोकतांत्रिक परिवेश में कैसा होता है? आंदोलन का अपना स्वरूप होता है, आंदोलन के अपने मुद्दे होते हैं, आंदोलन का अपना नेतृत्व होता है। लेकिन इस आंदोलन को जब इतिहास में दर्ज किया जाएगा तो यह भी याद किया जाएगा जो 26 जनवरी को हुआ था। हम चुपचाप उसको भूल जाते हैं, पहली बात। दूसरा, बार बार ये कहा जाता है, अभी अभिमन्यु भाई कह रहे थे कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र में रह ही नहीं रहे हैं। संदीप जी, आपने खुद कहा 12 दौर की बातचीत हुई थी, और किससे हुई थी? सरकार के टॉप लीडरशिप से हुई थी। तो टॉप लीडरशिप का 12 बार बैठना, ये कॉग्निजेंस लेना, आपने कहा कुछ नहीं माना गया। आपने कहा पराली पे बात मानो, सरकार मानी। आपने कहा बिजली पे बात मानो, सरकार मानी। कहां मानी? एक मिनट, बिजली संशोधन विधेयक वापस ले लिया सरकार ने,
कहां लिया? ये तो 3 दिसंबर की बात थी कि जी 4 बड़ी मांगे, हमने 2 मान ली। बहुत सारे चैनल्स ने चलाया कि 50% बातें मान ली गई। कहां है वो बिजली संशोधन विधेयक का? कहां है गैजेट कि वापस ले लिया सरकार ने? नहीं, संदीप जी, उस पर विचार हुआ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चर्चा ही नहीं हुई, विचार ही नहीं हुआ। और इन सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं, अभी 14 मई को, देखिए संदीप जी, सरकार का काम है चुपचाप काम करते रहना। 14 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ के बेनिफिट्स गए हैं। हाँ, 2,000 रुपए मिले ना। एक सेकंड, ये अच्छी आपने बात उठाई, और दिया है सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने डीएपी की जो कीमतें हैं उनमें भी 1,200 रुपए की कमी की है। हालांकि 700 रुपए पहले बढ़ाए थे। जो आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों के साथ कतई कोई छेड़छाड़ नहीं करता गुरु, ये आप भी जानते हैं। पर आप क्योंकि बिहार से हैं, बिहार में मक्का बहुत होती है, और इस बार तो अभी ये यास तूफान के चलते वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं बिहार को, मैं आपको क्या समझाऊंगा। मक्के का क्या हाल हुआ? 1,850 रुपए की कीमत। कितने में बिका मक्का? 10 क्विंटल भी अगर एक बहुत ही छोटे किसान ने 10 क्विंटल मक्का भी अगर उगाया तो 1,850 में बिका प्रति क्विंटल की, 800 रुपए में बिका, यानी कि 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। 2,000 तो मिल गए 4 महीने के, 4 महीने में मिलते हैं 2,000, और सीधा नुकसान 10,000 का हो गया 10 क्विंटल पर ही। नहीं संदीप जी, 2,000 रुपए कम होते हैं क्या? मैं बिहार से रहने वाला हूं और बिहार नहीं, की जो आर्थिक स्थिति किसान क्या कह है, रहे तो हैं जानते एमएसपी हैं। को कानूनी जामा पहना दो, एमएसपी तो मिल जाए। संदीप जी, एमएसपी और मंडियों को लेकर के बार बार यह स्पष्ट किया गया है, मंडियां रहने वाली हैं, मंडियां रहेंगी, मंडियां थी। प्रधानमंत्री जी जब हाउस के फ्लोर पे कुछ कहते हैं तो कमिटमेंट होता है। नहीं, कमिटमेंट होता है, जमीन पर नहीं उतरता गुरु भाई। अगर आप ई अनुज्ञा साइट खोलकर देखिए, मध्य प्रदेश की साइट है, वहां पर जो कुल मिलाकर 269 जो मंडियां हैं, उनमें से 47 तो कोई आवक ही नहीं हुई, 143 में 50% से कम आवक हुई। ये मंडियां बंद नहीं हो रही तो इसको और क्या माना जाए? संदीप जी, ऐसे वन ऑफ केसेस उठा करके पूरे देश पर इसको, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा कृषि उत्पाद वाला प्रदेश है। नहीं संदीप जी, मैं सहमत हूं आपकी बातों से, लेकिन अभी इस वक्त हमारी नेशनल प्रायोरिटी क्या है संदीप जी? आप कह रहे थे बातचीत नहीं हुई। पिछले 6 महीने से हम एक अप्रत्याशित संकट से गुजर रहे हैं, और इस अप्रत्याशित संकट में प्रायोरिटी है कि अपने देशवासियों को कोरोना से सुरक्षित रखना है। और उसके बीच में हम ये जानते हैं कि भाई 26 मई को एक आंदोलन होने वाला है, भले ही सांकेतिक हो, भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन जो हमारे भाई बैठेंगे आंदोलन करने, वो अपने गांव तो वापस लौट के जाएंगे ना। और जब गांव वापस लौट के जाएंगे तो ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली, इनवॉलंटरली वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर तो बन ही सकते हैं ना। इसीलिए तो वो कह रहे हैं, नहीं, जब वो ये करते हैं और वो आंदोलन को प्रतीकात्मक बनाते हैं तो फिर कहा जाता है आंदोलन कमजोर हो गया। यही तो कह रहे हैं धर्मेंद्र मलिक। संदीप जी देखिए, दोनों पक्षों को संतुलित रूप से देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल इस बात को नकार दिया गया जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की गई। आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने डीएपी की बात की, नहीं तो डीएपी की बात को भी नकार दिया जाता। देखिए, डीएपी जो बात होगी वो तो बोली जाएगी ना। देखिए, ग्लोबल लेवल पे प्राइसेस हाई हुए अमोनियम के, फॉस्फोरस के, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसान भाइयों को जिन दामों में मिल रहा था उन पे ये एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल ये बातें, जो बात होगी हम तो जैसे देखते हैं वैसे बोलते हैं, पर गुरु इसके मैं कुछ और पहलू बताता हूं। 20-22 रुपए डीजल की कीमत बढ़ गई है 1 साल में। बिजली के दाम प्रति बीघा 750-800 रुपए से 1300-1400 रुपए बढ़ गए हैं प्रति बीघा किसानों के लिए। इन बातों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? किसान की जो आय है 2013 में, दरअसल आखिरी सर्वे हुआ जो सरकारी सर्वे, 6,426 रुपए किसान की आय। 2017 में भी एक सर्वे हुआ, उसमें बताया गया 9,291 रुपए, 9,391 रुपए यह किसानों की आय है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, तो वो दोगुनी कैसे की जाएगी? ऐसे होगी अगर बीच में इस तरह का स्टैंड ऑफ होगा, क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी?
संदीप जी, अच्छा कि आपने 2013 की बात की। अब जरा थोड़ा पीछे चलेंगे, अब आंकड़ों की बात कर ही लेते हैं। 9 से 14 के बीच में संदीप जी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि एमएसपी पेमेंट क्या होता था पैडी और वीट के लिए। कुल कितना था उन 5 वर्षों में? 3,74,000 करोड़। 14 से 19 में इंडिया की सरकार थी, लगभग 8 लाख करोड़ का हुआ है। और यही बात पल्सेस के लिए भी मैं कह सकता हूं। तो ये कहना कि भाई 13 में स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या है, सरकार का कमिटमेंट क्या है, सरकार के कमिटमेंट पर प्रश्न चिन्ह करना और सीधे तौर पे किसान सम्मान निधि और फर्टिलाइजर सब्सिडी को नकार देना, नहीं, किसानों को एमएसपी देने में दिक्कत क्या है? ये तो प्रधानमंत्री ने 2011 में कहा था, जब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि स्टैट्यूटरी करिए, इसको वैधानिक करिए। संदीप जी, जब प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर पे कहा है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, नहीं हो रही है ना। गन्ने के किसान, गन्ने की तो शुगर केन एक्ट है 1968 की, और उसमें साफ लिखा हुआ है 14 दिन में भुगतान होना है। उसके बाद ब्याज दिया जाए, ब्याज भी 15% होता है। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में यह बात कही थी, 23,000 करोड़ रुपए बकाया है। 23,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में 11,754 करोड़। और यह जबकि कानून है, कानून नहीं लागू हो रहा, तो एमएसपी जो कानून नहीं है वो कहां से लागू हो रहा होगा? या गलत असम्पशन लगा रहा हूं मैं? नहीं, लेकिन मैं भी आपको ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पे ही कह रहा हूं कि 9 से 14 के बीच में क्या प्रोक्योरमेंट था और 14 से 19, क्योंकि एमएसपी का प्रोक्योरमेंट जो सरकार कितनी करती है वो रिफ्लेक्ट करता है। नहीं, वैलिड पॉइंट है आपका। आलोक शर्मा, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। सरकार सभी उत्पादन को, सभी फसलों की खरीदी को एमएसपी पर नहीं ले पा रही हो, लेकिन 2014 के बाद 2009 से 2014 के आंकड़े देखें तो यह बात तो सही है कि एमएसपी पर या सरकारी खरीद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि इजाफा हुआ, अच्छी बात है, इजाफा और भी होना चाहिए, लेकिन आज का विषय यूपीए वर्सेस वो नहीं है एनडीए का क्या रहा। अगर हमारे समय में देखें तो 13.5% एमएसपी प्रति वर्ष बढ़ा है, इनके समय में 7.3 बढ़ा है। तमाम आंकड़े लेके बैठूंगा तो मैं बहुत चीजें बता दूं। आज का मुद्दा सीधा सीधा संदीप भाई ये है कि 10 लाख किसान अगर दिल्ली देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठा है, तो एमएसपी देने में अगर प्राइवेट मंडियां हैं तो ये तो सरकार को पैसा नहीं देना है, ये तो जो परचेजर होगा उसी को पैसा देना है। तो सरकार को दिक्कत कहां है, इस बात का जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने 13 दौर की बातचीत की, क्या एजेंडा था? कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग किसी पब्लिक डोमेन में आया? क्या एजेंडा लेकर बैठे थे? नहीं पता है किसी को भी। केवल आप ये कह रहे हैं कि पहले तो किसान यहां से उठ के चले जाए। जब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया 1.5 साल के लिए, तो आप उनको रद्द कर दीजिए। किसान भाई, सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए स्टे नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने पर रोक लगा दी है। कितने टाइम के लिए उसका नहीं पता। वो सरकार का एक पक्ष था कि भाई हम 1.5 साल तक के लिए भी स्थगित करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है फिलहाल। संदीप भाई, आज क्या है कि आज किसान भाई उठ के चले जाएंगे बॉर्डर से, अगले दिन 4 PIL लगेंगी सुप्रीम कोर्ट में, और वो PIL ये लगेंगी कि कानून बहुत अच्छे हैं और ये कानून आने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट उसको रिवोक कर देगा। ये तो केंद्र सरकार का पूरा पूरा खेल है। आप देखिए, 2 चीजों पर सहमति बनी थी, पराली जलाने पर और बिजली के बिलों पर। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, उसमें तो लेजिस्लेचर का भी कोई रोल नहीं था। क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आ गया? नहीं आया। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से अहंकारवश ये सरकार यहां पर टिकी हुई है, अहंकारवश इस मुद्दे को ले रही है। ये मानवता के आधार पर लेना होगा पूरी तरह से। किसान है, अन्नदाता है हमारे, अगर पीछे हट जाएगी सरकार तो सरकार का कहां नुकसान होगा। जहां तक बात डीएपी की है, डीएपी के ऊपर आपने सब्सिडी बढ़ा दी, लेकिन सब्सिडी सरकार तो दे ही रही है ना, और सरकार अपने घर से तो कहीं पैदा नहीं कर रही है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। किसान को फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा वो एक अलग बात है, लेकिन ये तय हो गया कि खाद की कंपनियों को तो पहुंच गया फायदा, सरकार उनको तो पेमेंट करेगी ना। मुझे लगता है कि आज बहुत शालीनता के साथ मोदी साहब को बड़ा दिल रख के जाना चाहिए किसानों के पास कि भाई हमसे जो भी कुछ हुआ या जो भी समय निकला उसको खत्म करते हैं। एमएसपी जो प्राइवेट प्लेयर है उन पर भी लागू रहेगा, एमएसपी जो प्राइवेट प्लेयर पर लागू रहेगा वो तो उसको रहेगा। तो आपने लागू क्यों नहीं की? एमएसपी इजाद हुई 1967 में, 1967 से 77 आपकी सरकार, 80 से 90 तक के करीब आपकी सरकार, 91 से 96 आपकी सरकार, 2004 से 2014 आपकी सरकार। देखिए, उस समय पर ना तो प्राइवेट मंडी थी और हमारे यहां पर इस तरह का किसानों का कोई आंदोलन नहीं था कि
जो हमने इतना ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आंदोलन खड़ा हो जाए कि एमएसपी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से सब्सिडी का ओरिएंटेशन डीजल पर था, खाद पर था, 68 की अगर बात करें तो डीजल पूरी तरह से सब्सिडाइज था, पूरी तरह से खाद भी सब्सिडाइज था, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सब्सिडी ओरिएंटेशन प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन आज जो जिस तरह से नहीं, आपकी राजनीति को सूट करता है क्या आलोक शर्मा? आज की तारीख में मोदी सरकार को घेरने के लिए किसान आंदोलन को जितना बल मिले तो आपको फायदा होता है। पंजाब में भी आपकी निगाहें हैं, उसी पंजाब में 2017 में जो आप कानून लाए थे, यही निजी मंडियों की पैरवी आप करते हुए दिखाई दिए थे। एपीएमसी को डिसमेंटल करने की बात थी आपके 2019 के अंग्रेजी वाले मैनिफेस्टो में। बाद में आप कहते रहे नहीं जी वो टाइपो हो गया, हिंदी वाले में नहीं था। संदीप भाई पूरी तरह से देखिए, उसमें कहीं पर भी ये नहीं था कि प्राइवेट मंडियों पे एमएसपी लागू नहीं होगा। आप मुझे कोई कांग्रेस का डॉक्यूमेंट पिछले 10 साल का दिखा दीजिए जहां पर ये लिखा हो कि प्राइवेट मंडियां आएंगी और प्राइवेट मंडी पर एमएसपी लागू नहीं होगा। ना मैनिफेस्टो में था, ना किसी बिल के ड्राफ्ट में था, ना कहीं बिल पेश हुआ था। एमएसपी को तो कानूनी जामा आपने पहनाया नहीं। मेरा सवाल ये है, राजनीति हो जाती है ना। अभी मैंने गुरनाम सिंह चडूनी का सवाल पूछा, वो कभी दिग्विजय सिंह, कभी उदित राज उनके साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए कौन किससे मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि किसानों के कानून पर सरकार क्या सोचती है, क्या सरकार सकारात्मक रूप के साथ है कि नहीं है। 700 से ज्यादा किसान जब शहादत दे लें, अपनी वहां पर डेथ हो जाए और कोरोना का भी खतरा हो, तो सरकार का इतना 1.5 साल तक जब लागू ही नहीं है, तो ऐसी क्या फांस आ गई है सरकार को कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही लोग कहते थे स्वामीनाथन कमेटी के हम रिकमेंडेशन को मानेंगे। फिर 2015 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट किया कि C2 के मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं, एमएसपी तो C2+50 पर दी नहीं जा रही, वो दी जा रही है क्या एक के बाद पे? आप तो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। 9 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह सरकार की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा ना ये तो हमारे बस की नहीं है, पर कहा यह जाता है C2+50 दी जा रही है किसानों को। स्वामीनाथन आयोग लागू हो गया, कहां लागू हुआ है क्या? ये कब कहा है कि एमएसपी पूरी तरीके से लागू हो गई? नहीं, स्वामीनाथन आयोग ने तो कहा था C2+50 दो, दिया जा रहा है क्या? बातें नहीं मानेंगे, सारी बातें नहीं मानेंगे, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो वो भी नहीं मानी जो बीजेपी ने मान ली। अच्छा, ये अभी आपने सही क्वेश्चन किया कि भाई आपने क्यों नहीं एमएसपी लागू कर दी। जवाब नहीं है इनके पास, और इनको क्वेश्चन पूछने का क्या मौलिक अधिकार है? सिर्फ कोरी राजनीति, किसानों के कंधे पे किसानों को पूछने का हक है क्या? कांग्रेस को तो हक नहीं है। किसान पूछ सकते हैं कि उनको उनकी मेहनत की माकूल कीमत क्यों नहीं मिल रही। इसीलिए किसानों को पूछने का हक है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और सरकार के जो मुखिया है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि हम किसानों के सम्मान में किसी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने कितनी कोशिश की, 132 दिन से तो बातचीत नहीं हुई। अरे भाई ये कोरोना काल में कैसे बातचीत होगी? अभी गुरु प्रकाश ने सही कहा कि भाई प्रायोरिटी तो देख लो। अच्छा, प्रायोरिटी में अच्छा किया आपने, प्रायोरिटी का सवाल उठाया। एक मिनट कोरोना काल चल रहा है जी। आपने प्रायोरिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। प्राथमिकता क्या है सरकार की? 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई कि जी आप सिफारिशें दो। उनमें से एक भूपेंद्र सिंह मान तो हट गए, 3 सदस्य रह गए, अशोक गुलाटी, डॉक्टर जोशी, अनिल गणवत। उन्होंने 19 मार्च को सीलबंद लिफाफे में वो सिफारिशें दे दी। 65 किसान संगठनों से, संयुक्त किसान मोर्चे से बात नहीं की, इन्होंने बात करने से मना कर दिया, पर 65 किसान संगठनों से बातचीत की। सिफारिशें सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, पर कोरोना का हवाला देते हुए वो टल गई। आज तक वो तारीख नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद है क्या आजकल? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन चल रही है। अच्छा, हाई कोर्ट में भी वेकेशन चल रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्जेंसी के मैटर है, वो सुने जा रहे हैं। अच्छा, 2/3 जनसंख्या से जुड़ा हुआ मसला एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस का नहीं है।
2/3 जनसंख्या से जुड़ा हुआ मसला एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंपॉर्टेंस का नहीं है। संदीप जी, जब स्टे कर दिया, देखिए, और कानून जो बनाया सरकार ने उस पर स्टे लगा दिया कि नो इट विल नॉट बी ऑपरेटेड, तो कहां सरकार ने स्टे नहीं लगाया है। नहीं, ये बारीकियां बहुत, आप वकील हैं, इन बारीकियों के साथ मत खेलो। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है लागू होने पर रोक। ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी, तो रोक लगाई है ना। सरकार की तो हिम्मत क्या है जो उसके खिलाफ जरा से भी वो बात कर ले। अच्छा, सोच भी नहीं सकती। रिव्यू पिटीशन नाम की चीज होती है, सरकार कहे कि इसका हल निकालना चाहिए, वो सीलबंद लिफाफे में क्या है, ऐसा कौन सा रहस्य है, क्या हल है, वो 19 मार्च के बाद अप्रैल में, जो 2.5 महीने हो गए, सीलबंद लिफाफे में धूल ताक रही है सिफारिशें। इतने समझदार पत्रकार हैं, रिव्यू पिटीशन जब लगती है, जब फैसला हो जाता है, मैं एक आसान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एप्लीकेशन लग सकती है, मैं एक आसान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप भी जानते हैं। मैं दूसरी बात करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब कोई ऑपरेशन में कानून नहीं है तो मतलब नहीं, मैं प्राथमिकता समझना चाह रहा था। प्राथमिकता सरकार की, लोकतंत्र का मेला जरूर मनाया जाना चाहिए। लोकतंत्र का मेला मनाया गया ना, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 2 मई को नतीजे आए, 2 मई के बाद ज्यादा हल्ला काटा ना सरकार ने। ये तो 5 अप्रैल को सुनवाई टाल दी गई कि कोरोना, अप्रैल में 8 चरण में चुनाव हुए ना पश्चिम बंगाल में, हुए कि नहीं हुए? मैं बोलूं, जवाब दे दूं थोड़ा सा? हाँ, तो मैं प्राथमिकता जानना चाह रहा हूं। हाँ, वो मैं बता रहा हूं, सरकार की प्रायोरिटी क्या थी कि किसानों को जो सब्सिडी देनी है, अभी डीएपी और उसमें रेट बढ़े, फौरन उन्होंने काम किया कि नहीं किया? अच्छा, फिर सरकार ने किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि देनी थी, वो तो देनी है, वो तो देनी है, वो तो एक सिस्टम बन चुका है, वो भी 2 महीने डिले किया। ना, उसमें भी एक चीज बता दूं आपको। अरे भाई, मैं बता दूं, फिर आप कहेंगे कि मीन मेक निकालता हूं मैं। वो मई में किस्त जारी हुई, पिछले साल वो मार्च अप्रैल में हो गया था काम। इस बार कहा गया अरे वो पश्चिम बंगाल वाले मानने को तैयार नहीं थे ना, उनका डेटा बाकी देश में कर देते। संदीप जी, ये किसानों के प्रति सरकार जितनी चिंतित रही है, आप गिन लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितने काम में गिना दूं आपको। मतलब किसानों के प्रति यही सरकार संवेदनशील है, और इसी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करूंगा। कौन सी वाली आय? ये नहीं बताया कौन सी वाली आय। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको, AK वाजपेयी, आप अर्थव्यवस्था समझते हैं, और जो लोग नहीं समझते मैं बता दूं, 2013 की 6,426 रुपए मानेंगे तो हर साल वैसे ही इजाफा होता है और महंगाई दर भी होती है, तो वो सरकार कुछ करे या ना करे तो 2022 तक वो 6,426 आंकड़ों के हिसाब से 12,000 वैसे ही हो जाएगी। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दर्शकों को समझाइए एक्चुअल ना। देखिए, राजनेता क्या करते हैं, आम आदमी तो पूछ नहीं पाता। आज ये मौका मिला है, मैं थोड़ा पूछ लूं आपसे, एक्चुअल रेट्स पर डबल होगी क्या? वो एक्चुअल रेट क्या है, उसका पैमाना क्या है, बेस ईयर क्या है, और 2022 में क्या होगा, ये फिगर किसी ने बताई? छोटा सा एग्जांपल ले लो, देखो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2014 में एमएसपी थी 1400 रुपए, हाँ, और अब 2021 में एमएसपी है 2620 रुपए। किस चीज की इजाफा हो रहा है? लगातार किसकी 1400 किसकी थी और 2600? एमएसपी की बात कर रहा हूं। किस चीज की एमएसपी? 23 फसलें हैं ना, फसल का नाम बताइए ना। ये गेहूं की बात कर रहा हूं। गेहूं 1975 रुपए है, नहीं पता ना आपको? 1975 रुपए आई है, उसमें सारी पैडी मिला के, सब मिला के एवरेज निकाल के। ना, आप अपनी बिहार की सरकार से कंफ्यूज हो गए। बिहार सरकार ने सरकार को सिफारिश की है कि जी जो लागत मूल्य है बढ़ गया, अब इसको 2600-2700 रुपए क्विंटल करना पड़ेगा। बिहार में तो एमएसपी की खरीद जो होती है वो सबको मालूम है। मालूम है ना, तभी 42,000 रुपए। एक मिनट, जो ये आय बढ़ाने की बात है ना गुरु, थोड़ा सा आप बताइएगा। देखिए, ऐसा है, 6,426 मैंने बता दिया, 9,391 को भी मान लीजिए। दरअसल आय पता है क्या है? पंजाब में 2,19,000 प्रति वर्ष किसान की आमदनी है, 20,000 रुपए से नीचे, 18,000 के करीब है। 1,90,000 है हरियाणा, 2 सबसे बड़े राज्य, सबसे रिच राज्य कृषि के लिहाज से, और आपके राज्य में है 42,500, 42,000,
3,500 रुपए महीना किसान की आमदनी। कौन सी आमदनी दुगनी होनी है अगले साल तक? संदीप जी, एमएसपी को लेकर के जैसे आपने कहा कि भाई दुगनी कैसे नहीं हुई है, कैसे हुई है, देखिए थोड़ा मुझे समय दीजिएगा संदीप जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और सारे मतलब मैं फसल के नाम भी लूंगा और कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है उस पर भी बात होगी। और मैं आपको शुक्रगुजार हूं आपका कि फाइनली आपने डीएपी को और किसान सम्मान निधि को भी थोड़ा स्थान दिया, ये अच्छी बात है। देखिए 2013-14 और 20-21 के आंकड़े पे अपन बात करते हैं। गेहूं 1400-1975 आपने खुद कहा, लगभग 41% की बढ़ोतरी। धान 1310-1868, लगभग 43% की बढ़ोतरी। ऐसे तमाम मेरे पास है जिसमें 41 से लेकर के 65% तक वो भी बता देंगे तो मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती। लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई? देखिए चना जो 3100 था वो 5100 हुआ है। और दूसरी बात संदीप जी, हम नहीं, लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई वो नहीं बता रहे आप। नहीं संदीप जी, एक मिनट, एक बार हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग छोटे किसानों को क्यों भूल जाते हैं? 2 हेक्टेयर या उससे कम के किसान जिनको जरूरत है 86% है वो इस देश में, उनको कैसे भूल जाएं? सिर्फ किसानों की परिभाषा क्या है संदीप जी? सिर्फ बड़े किसान क्या? बड़े नहीं है ना ये 86% किसान। जो कम भूमि वाले किसान हैं, जो दलित किसान हैं, जो वंचित किसान हैं, जिनकी संख्या पंजाब में बहुत है। देखिए 2 आपने खुद कहा रिच स्टेट है, हरियाणा रिच स्टेट है, पंजाब रिच स्टेट है। हरियाणा में लैंड होल्डिंग आपको जानकर ताज्जुब होगा, 5-5 बीघे के किसान घूम रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक, कितनी जमीन आती है खाते में? -1 एकड़। देखिए -1 एकड़ के किसान आजकल हैं। आपके खाते में कितनी जमीन आती है? आपकी अपनी जमीन कितनी है? मेरे पास जी, हाँ देखिए मेरे पास तो -1 हेक्टेयर जमीन है। -8-10 बीघे जमीन मेरे हिस्से की जो जमीन है वो 10 बीघे की जमीन होगी। अभी मन्नू को आज कितनी जमीन आती है आपके हिस्से में? मेरे दादाजी के पास 5.5 एकड़ जमीन है और हम दादाजी के 4 पोते हो गए, तो देख लीजिए आप 1.25 एकड़ जमीन एक के हिस्से में आती है। गुरु प्रकाश बताइए, ये गांव का ये जो है ना, ये दिल्ली में बैठकर लोगों ने किसान पजीरो चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, दून वेलम्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कोरी बकवास है, कोरी। गांव देहात में जाइए, 5-5 बीघे के किसान घूम रहे हैं, अपने आप को कहते जमींदार हैं, वो दरअसल मजदूर बन चुके हैं। संदीप जी, ये आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा संदीप जी, ये हरियाणा पंजाब के अलावा ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं है, बच्चे के किसान है ही नहीं क्या? नहीं है। आप मतलब हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आप ही की बात को कह रहा हूं, 3 राज्यों के या 2.5 राज्य कह देते हैं टू बी प्रिसाइज, कोई आंदोलन कर रहा है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। अगर सुनवाई नहीं करनी होती तो 12 दौर की बातचीत क्यों होती? अगर सुनवाई नहीं करनी होती तो वरिष्ठ मंत्री किसान भाइयों के साथ बैठ करके एक समाधान। एक सेकंड, अब मेरे पास सिर्फ मिनट भर रह गया है। आलोक शर्मा, जो ये है, ये जो आमदनी दुगनी कर देंगे, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। अरे भाई एक्चुअल्स में बात करेंगे, ये तो वैसे चलोगे, नॉर्मल हिसाब से चलोगे, आमदनी तो वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी, लागत भी बढ़ेगी, तो कागजों में तो दर्ज हो जाएगा। 2-3 चीजें हैं यहां पर। सबसे पहले एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर 2022 तक 2017 में अगर आपने नारा दिया 5 साल में अगर आपको डबल करनी है तो ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की 10.5% चाहिए। अभी जो एवरेज आ रही है वो 3.7 3.8 के आसपास आ रही है। तो पहले तो सबसे पहले ये आंकड़ा इसी पॉइंट पे फुस हो जाता। दूसरा, पर हेक्टेयर जो इनपुट कॉस्ट है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बिजली का बिल, लेबर की, अगर लेबर के आंकड़े देखें कितनी किस तरह से बढ़ रही है राज्यों में, मुझे लगता है कि अगर उसको कॉस्ट बढ़ गया और आप कहते हैं कि 6,000 रुपए दे दिया हमने, तो मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से सरकार किसी कैलकुलेशन पर फिट नहीं है। पर ये कैलकुलेशन तो तब होंगी ना। आई रन आउट ऑफ टाइम। आलोक, छोटा कमेंट चाहूंगा अभिमन्यु कोहाड़, ये बातें तो आमने सामने मेज पर करने की है ना, बातचीत तो हो नहीं रही, हल कैसे निकलेगा? संदीप जी, मैं आपका एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं ना छोटे किसान बड़े किसान, ये छोटे किसान बड़े किसान के नाम पे किसानों को बांटने का प्रयास मत करे बीजेपी। ये जो हमारा एग्रीकल्चर का मॉडल है, उस मॉडल में प्रॉब्लम है। अब देखिए पंजाब और हरियाणा में किसानों के ऊपर जितना कर्जा है वो किसी अन्य राज्य में नहीं है। जो जितना बड़ा किसान है उसके ऊपर उतना ही ज्यादा कर्जा है, क्योंकि खेती के मॉडल में गड़बड़ है और ये वेस्टर्न मॉडल यहाँ किसानों को पूरे तरीके से तबाह कर देगा। हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम पहले दिन से बातचीत के लिए ओपन है और हमारा ये पूर्ण विश्वास है
लोकतंत्र के अंदर जो भी समाधान निकले वो बातचीत तो के जरिए ही सिंघू निकलेगा। बॉर्डर, टीकरी इसलिए हम बॉर्डर पर बातचीत के लिए धरना दे तैयार रहे हैं। हो आप, जो 40 लोग हो जिनको बाकायदा चिट्ठी देकर बुलाया जाता था, जाकर बैठ जाओ ना नरेंद्र सिंह तोमर के मकान के सामने कि जी बात करो हमसे। देखिए, ये सरकार का पिछले 7 साल में कैसा चरित्र रहा है वो पूरे देश ने देखा है। भाई हम कहां जाके बैठ जाए संदीप जी, वहां पे ये उल्टा आरोप लगा देंगे कि भाई दिल्ली में जो भी ये कोरोना फैला ये इन्होंने फैला दिया। उल्टा जिसे पिछले साल तबलीगी जमात वालों को बदनाम किया गया था, ऐसे ये हमको बदनाम कर देंगे। जब तक ये आधिकारिक न्योता नहीं देंगे तो हम कहां पे बातचीत करने जाएं। और हम तो ये कहते हैं कि ये यहाँ पे आ जाए। सिंघू बॉर्डर और जो टिकरी बॉर्डर है ये तो किसानों के धाम बन गए ये तो, और कृषि मंत्री है तो कृषि मंत्री के लिए भी किसानों के धाम ही होंगे। तो यहाँ आ जाए, यहाँ वो बात कर ले अगर उनको इतनी बात करनी है तो तो। मोटा सवाल ये है, अभी भी नाक की लड़ाई चल रही है क्या किसान संगठनों और सरकार के बीच? समस्या का हल किसी भी सभ्य समाज में और भारत जैसे इतने मजबूत, इतने बड़े लोकतंत्र में बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन एक दीवार सामने खड़ी है, इसमें दरवाजा कौन चिने, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।